हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी व्याकरण मंजरी का पाठ नंबर 12, जिसमें आज हम लोग विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स या फिर सिंबल पढ़ेंगे। यानी बच्चों, विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स या फिर सिंबल। चिन्ह को हम मार्क्स या फिर सिंबल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको विराम चिन्ह से संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, सबसे पहले ये चित्र बना है। इस चित्र में जो है एक पंक्तियों में कुछ कहा जा रहा है। इस पंक्तियों को हम पढ़ेंगे, उसके आगे जो है समझना शुरू करेंगे। तो इसमें लिखा है, हे आचार्य, आज हमारी शिक्षा समाप्त हो गई है। अब हम वापस घर जाना चाहते हैं, क्या हमें आज्ञा है? तो बच्चों, ये इन पंक्तियों में लिखा है, जिसमें ये शिष्य हैं वो अपने गुरु से कह रहे हैं कि गुरु जी या फिर आचार्य, हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब हम घर जाना चाहते हैं, तो क्या आप हमें आज्ञा दे रहे हैं घर जाने का? तो शिष्य जो है गुरु के इस तरह से उनसे आज्ञा मांग रहे घर जाने का इस पंक्तियों में। अब आगे देखते हैं। केशव, राघव, श्रीपति तथा आरूढ़ी आचार्य श्वेत केतु के आश्रम में विद्या का अध्ययन करते थे। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात यानी बाद चारों अपने घर जाने की आज्ञा लेने आचार्य के पास गए और बोले, हे आचार्य, आज हमारी शिक्षा समाप्त हो गई है, अब हम वापस घर जाना चाहते हैं, क्या हमें आज्ञा है? तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो ये शिष्यों का जो चित्र बना है। तो ये शिष्य जो है, एक केशव है, एक का नाम राघव, एक का नाम श्रीपति, एक का नाम आरूढ़ी है, और ये उनके आचार्य है, इनका नाम है श्वेत केतु। तो ये सब जो है इस आचार्य के आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं। तो उनका पढ़ाई पूरी होने पर वे अपने आचार्य के पास जाते हैं, उनसे आज्ञा मांगने के लिए कि हम अब घर जाएंगे। तो बच्चों, उपर्युक्त अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। इस अनुच्छेद को समझने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी बच्चों, अभी हमने जो ये अनुच्छेद पढ़ा है, इसमें जो इनके शिष्य हैं गुरु से आज्ञा मांग रहे हैं घर जाने का, तो इसमें जो है कहीं पर भी आपको किसी भी विराम चिन्ह का, जैसे कॉमा है, पूर्ण विराम है, बिंदी है, इस सब का हमको कहीं भी जो देखने को ये सब नहीं मिल रहे हैं। तो आइए अब हम इस अनुच्छेद को पुनः पढ़ते हैं और समझते हैं। अब यही वाली अनुच्छेद यहाँ पे लिखी गई, बस इसमें जो है विराम चिन्ह लगे हैं, उचित जहां पर लगाना उनके उचित स्थान पर। देखते हैं। केशव, राघव, श्रीपति तथा आरूढ़ी आचार्य श्वेत केतु के आश्रम में विद्या का अध्ययन करते थे। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात चारों अपने घर जाने की आज्ञा लेने आचार्य के पास गए और बोले, हे आचार्य, आज हमारी शिक्षा समाप्त हो गई है, अब हम घर वापस जाना चाहते हैं, क्या हमें आज्ञा है? तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले अनुच्छेद से इस वाले अनुच्छेद में कितना डिफरेंसेस है, क्योंकि इसमें जो है जो जगह पे उचित स्थान पर जहां पर भी विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना था वहां पे किया गया, लेकिन इसमें किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए दोनों में काफी अंतर है। तो अब हम आपको बताएंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, अर्थात बोलते समय हम वाक्यों के बीच बीच में कभी कम कुछ समय के लिए या कभी अधिक समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्यचकित होते हैं। इसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब हम अपनी बात किसी से बोलते हैं या फिर कहते हैं या फिर कोई सेंटेंस लिख करके किसी को बताते समझाते हैं, तो वाक्यों के बोलने के बीच में या सेंटेंसेस को लिखने के बीच में जहां पर भी हमें कहीं पर कुछ कम समय के लिए रुकने की जरूरत पड़ती, कहीं पे ज्यादा समय के लिए, कहीं पे हम प्रश्न भी करते हैं और कहीं पे जो है आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं एकदम से, तो इन सब जो भावों को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस में कुछ विराम चिन्हों की व्यवस्था की गई है। तो उन विराम चिन्हों को उनके उचित स्थान पर लगाने के बाद ही वो वाक्य सुंदर दिखते हैं और सही लगते हैं पढ़ने में भी और समझने में भी। अब आइए आगे हम विराम चिन्ह की परिभाषा देख लेते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा डेफिनेशन है, लिखते समय भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के मध्य यानी बीच में या अंत यानी अंत में या लास्ट में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखा बच्चों आपने,
परिभाषा में क्या लिखा है, मतलब किसी भी बात को लिखते समय हम अपने विचार को, अपने भावों को, हमारे मन में जितनी भी बातें चलती रहती है उसको हम वाक्य रूप में अगर लिखते हैं तो वहां पर कभी कभी जो हम वाक्य के मध्य में यानी बीच में या वाक्य पूरा होने के बाद उनके अंत में कुछ विराम चिन्हों को लगाया जाता है, उसको लगाने से ही वाक्य पूरे कहलाते हैं यानी अच्छे लगते हैं पढ़ने समझने में। अब आगे है हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग, यानी जो हिंदी लैंग्वेज है, जो हिंदी भाषा, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे है सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों, जब किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को हम कंप्लीट कर लेते हैं लिख करके, तो उसके अंत में जो एक खड़ी पाई की तरह ऐसे करके जो पूर्ण विराम लगता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, तो ये इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दो एग्जाम्पल में हम समझते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, हम भारत में रहते हैं। तो ये दोनों वाक्य जो पूरे होने के बाद यहाँ पे एक खड़ी लाइन जैसी रेखा खींची, इसे ही पूर्ण विराम कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब आगे है अल्प विराम, यानी दूसरा विराम चिन्ह क्या है, अल्प विराम। तो वाक्य में किसी स्थान पर अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए रुकने हेतु किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए, शब्दों, वाक्यों तथा उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम यानी बच्चों जिसे हम लोग कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमा को हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राधा, कविता, रुचि, श्यामा, यहाँ 4 बच्चियों का नाम एक ही वाक्य में आया है, इसलिए यहाँ पे चारों बच्चियों का नाम अलग अलग करने के लिए यहाँ पे हमको कॉमा लगाने की जरूरत पड़ी, यानी अल्प विराम। तब जाके सेंटेंस इस तरह से बना, राधा, कविता, रुचि और श्यामा खेल रही हैं। अब समझ लीजिए, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था कि थोड़े समय के लिए वाक्य में रुकने के लिए या फिर किसी विशेष शब्द पर बहुत ज्यादा बल यानी प्रभाव बनाने के लिए, शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे राधा, कविता, रुचि, श्यामा को अलग करने के लिए कॉमा लगा है। अब देखो यहाँ पे 2 जो वाक्य हैं उनको अलग करने के लिए, जल्दी चलो ट्रेन छूटने वाले, यहाँ पे 2 वाक्य हैं, इनको अलग करने के लिए यहाँ पे कॉमा यानी अल्प विराम लगा है। तो उम्मीद है कि आपको पूर्ण विराम और अल्प विराम समझ में आया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, इस तरह से लगता है वाक्य में जब हम प्रश्न पूछने के लिए किसी से जो कोई सेंटेंस जो है यूज करते हैं, तो वहां पर हमको जो है इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंत में करते हैं। यहाँ पे देख लेते एग्जाम्पल में, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या यहाँ कोई आया था। तो इन दोनों जो एग्जाम्पल में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब आगे है उद्धरण चिन्ह। तो बच्चों उद्धरण चिन्ह देखिए इस तरह से होता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही बात को उसी रूप में लिखा जाता है तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट, जो फेमस पर्सनालिटी थे, कुछ नेता थे हमारे, जिन्होंने कुछ मशहूर जो है नारा दिए थे, तो उन नारों को, उनकी कही गई बातों को हम अगर लिखेंगे तो वहां पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो इनके द्वारा कही गई कुछ जो वाक्य हैं जो कि बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे इसको उद्धरण चिन्ह में बंद किया गया। यानी जो डबल कॉमा होता है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, वही जो है उद्धरण चिन्ह कहलाता है हिंदी में। अब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये 2 फेमस पर्सनालिटी की कही गई बातें हैं। अब यहाँ पे एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ के बारे में भी कहा गया है, ये भी फेमस है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके नाम को जो है हमने सिंगल कॉमा में बंद कर दिया है, इसको भी उद्धरण चिन्ह कहे। उद्धरण चिन्ह जो है डबल कॉमा और सिंगल कॉमा को बोलते हैं, जो किसी की कही गई फेमस बात को या फिर किसी फेमस पुस्तक या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो उसे हम इस तरह से उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। अब नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का सिंबल इस तरह से होता है, पूर्ण विराम की तरह नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी रहती है। तो देख लेते हैं आगे, आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, उत्साह, इच्छा आदि भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बच्चों कोई ऐसा सेंटेंस हो, वाक्य हो, जिससे आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, उत्साह, इच्छा, इन सभी भावों में से किसी भी भाव का अगर जिक्र हो तो वहां पे हमको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसा कि आगे देख लेते हैं सेंटेंस में, सावधान, आगे रास्ता बंद। तो यहाँ पे सावधान किया गया है बच्चों,
इसलिए यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। छी कितनी बदबू है। यहाँ पे जो है किसी भी गंदी चीज को देख करके हमारे अंदर से ऐसी ऐसे भावनाएं निकली, तो यहाँ पर ये सावधान और छी ये दोनों विस्मयादिबोधक चिन्ह शब्द है। तो बच्चों यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ये दोनों जो है विस्मयादिबोधक शब्द हैं, इसलिए इनके सामने जो है इनके आगे जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। अब आगे है नेक्स्ट योजक चिन्ह। तो बच्चों ये है योजक चिन्ह का सिंबल। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन, माता पिता, असली नकली, ऊपर नीचे। अर्थात ज्यादातर बच्चों योजक चिन्हों का प्रयोग दो शब्दों के जोड़े में किया जाता है, और ज्यादातर जोड़े जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ जिन शब्दों का जोड़ा बना गया ये सब जो विलोम शब्द के शब्द हैं, यानी एक दूसरे का अपोजिट अर्थ बताने वाले शब्द है। रात दिन, माता पिता, असली नकली, ऊपर नीचे, यानी योजक चिन्ह आपको विलोम शब्द या फिर समास में मिलते हैं, जैसे कि द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है, अब आगे योजक चिन्हों से कुछ वाक्य बने हैं। धीरे धीरे वह एक कुशल गायक बन गया। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा है। तो योजक चिन्ह बच्चों कभी कभी एक समान शब्दों के बीच में भी लगता है, कभी अपोजिट अर्थ बताने वाले शब्दों के बीच में भी लगता है। अब ख, हमें प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो आप देख सकते हो माता पिता एक दूसरे का अपोजिट है, यानी विलोम है, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है। और यहाँ पर एक दोनों एक समान शब्द, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है। तो योजक चिन्ह जो है ऐसे शब्दों के बीच में लगता है जो देखने में एक जैसे हो और कुछ एक दूसरे का अपोजिट बताने वाले शब्द हो। ठीक है, नेक्स्ट है कोष्टक। तो ये है कोष्टक। किसी वाक्य से संबंधित अतिरिक्त जानकारी अथवा किसी शब्द के अर्थ या विकल्प को लिखने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए किसी टॉपिक पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा शब्द आ जाए जो बहुत ही कठिन है, जिसका हमको अलग से अर्थ बताना हो, तो वहां पे उसी शब्द के जो है ठीक सामने कोष्टक में उस शब्द का जो है मीनिंग लिख देंगे, अर्थ लिख देंगे। तो यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग हो गया, जैसे किस शब्द के अर्थ बताने के लिए अभी हमने बताया, या फिर विकल्प को लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, कोष्टक का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस सेंटेंस में समझ सकते हैं, वह एक दंत गणेश है। तो एक दंत का यहाँ पे अर्थ बताया गया कोष्टक के जरिए, एक दांत वाले। और ख, माँ पुकारते हुए बेटा सड़क के किनारे चलना, यानी माँ जो है क्या कैसे अपने बेटे को कह रही, पुकार करके बेटा सड़क के किनारे चलना। ठीक है बच्चों, तो ऐसी जगहों पे हमें कोष्टक का प्रयोग करना पड़ता है। अब 8वां है निदेशक चिन्ह। तो ये है निदेशक चिन्ह का सिंबल। वाक्य में उदाहरण देते समय अथवा किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ पर 2 जो एग्जाम्पल दे रखे, इसी के हिसाब से हम समझेंगे निर्देशक चिन्ह को। तो दशरथ के 4 पुत्र थे, इनके चारों पुत्रों का नाम जो है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह लगा करके उनके पुत्रों का नाम दिया गया है। अब राम जो है वो रावण से कह रहे हैं, रावण आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो बच्चों ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, किसी बात को जो है स्पष्ट करने के लिए, किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे चारों पुत्रों का नाम दे करके वह स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दिए राम जो है अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए, राम ने क्या कहा, ये बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है बीच में योजक चिन्ह। राम ने कहा रावण आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है बच्चों, तो ये थी इस पाठ से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।